नमस्कार प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा साइंस 1 मॉडल पेपर मार्च 2020 में जो क्वेश्चन पेपर आया था बोर्ड में, उसका सॉल्यूशन मैं डिस्कस कर रहा था और इसमें क्वेश्चन 3 के प्रश्नों के उत्तर मैं चर्चा करूंगा। क्वेश्चन 3 में कोई 5 प्रश्न हल करने होते हैं, जो हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए होता है और कुल 15 मार्क्स के लिए होता है ये प्रश्न। इसमें पहला सवाल पूछा गया था कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 282 हो तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला, परमाणु क्रमांक लिखना है कि समूह में होगा वह तत्व और कौन से आवर्त में होगा। परमाणु क्रमांक कैसे लिखते हैं? सारे इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दो। जैसे यहाँ 2, 8, 2 टोटल कितने 12 हो रहे हैं, तो इसलिए परमाणु क्रमांक हो जाएगा 12। तो परमाणु क्रमांक 12 हो जाएगा। किस समूह में है? तो समूह पहचानने के लिए आप अंतिम कवच के इलेक्ट्रॉन देखो। अंतिम कवच कौन सा है? ये पहला कवच, दूसरा कवच, तीसरा कवच अंतिम कवच है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये समूह 2 का तत्व होगा। किस समूह में होगा? ये दूसरे समूह का तत्व है। फिर पूछा है आवर्त कौन सा है, तो आवर्त में कवच की संख्या देखिए, कितने कवच हैं कुल? तो कुल कवच कितने देखे? पहला, दूसरा, तीसरा, कुल 3 कवच है, इसलिए ये तीसरे में होगा। तो यह तत्व तीसरे आवर्त में है। आइए तीसरे के सेकंड में, नीचे एक ग्रह की सूर्य के परिक्रमा करते हुए आकृति दी गई है। इस आकृति के आधार पर इससे संबंधित तीनों नियम, तो ये आकृति देख कर होंगे केपलर के नियम पर आधारित है ये। तो केपलर के 3 नियम में लिखने हैं। केपलर के 3 नियम क्या थे? पहला नियम था ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के एक नाभि पर स्थित होता है। दूसरा नियम था ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। तीसरा नियम है सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्त काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। तो तीसरे का दूसरा हो गया। तीसरे का तीसरा चलते हैं। दिए गए अनुच्छेद पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 49 पर दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन पैराग्राफ है, वो ये रहा। घर के विद्युत संयोजन से लेकर के ये अनर्थ टलता है, यहाँ तक पूरा पैराग्राफ क्वेश्चन पेपर पे दिया है और इसी पैराग्राफ के आधार पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 3 प्रश्न कौन से हैं? ये 3 प्रश्न हैं। 2 तारों का नाम लिखो जिनका विभवांतर 220 वोल्ट है। लघु परिपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है और संगलक तार का क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वे 2 तार का नाम लिखेंगे जिनका विभवांतर 220 होता है। तो यहाँ पर देखिए तीसरी लाइन में विद्युतमय और उदासीन तारों के मध्य 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। तो वो 2 तार कौन से हैं? विद्युतमय तार और उदासीन तार। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है लघु परिपथन यानी शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं कि उपकरण के दोष के कारण या विद्युतमय और उदासीन तारों के प्लास्टिक के आवरण निकल जाने के कारण इन दोनों तारों के एक दूसरे के संपर्क करने पर बहुत बड़ी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और उस स्थान पर ऊष्मा का निर्माण होने से आग भड़क सकती है। इसी को लघु परिपथन यानी शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो सी क्या पूछा है? संगलक तार का कार्य क्या है वो लिखना है। तो संगलक तार का कार्य अंतिम 2 लाइन में दिया है कि यदि उच्च विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होती है तो संगलक तार पिघलकर परिपथ खंडित करती है और जिससे अनर्थ टल जाता है। कौन सा अनर्थ? वो आग लगने का जो खतरा रहता है वो टल जाता है। फिर है तीसरे का चौथा सवाल, आकृति के आधार पर उत्तर लिखना है। ये जो आकृति है पेज नंबर 74 पे दी है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। पेज नंबर 74 पे देखिए ये आकृति है और इसी आकृति के आधार पर 2 सवाल पूछे गए हैं, 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न कि ये कौन सी प्रक्रिया दर्शाई, ये आकृति कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है? तो इसका उत्तर है कि ये आकृति है ये प्रकाश का अपवर्तन दर्शाती है। प्रकाश का अपवर्तन दर्शाती है। इसके उसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि इससे संबंधित 2 नियम लिखिए। इससे संबंधित 2 नियम देखो यहाँ पर दिया गया है। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब
आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण ये अभिलंब के विपरीत ओर होते हैं और वे तीनों एक ही प्रतल में होते हैं। अर्थात आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्रतल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि दिए गए माध्यमों के युग्म के लिए साइन आई और साइन आर का अनुपात स्थिर रहता है। तो ये दूसरा नियम है। तो ये चौथा क्वेश्चन का आंसर बता दिया मैंने आपको, तीसरे का चौथा। अब तीसरे का पांचवा क्या है? कृत्रिम उपग्रह क्या है? कोई दो कृत्रिम उपग्रह का प्रकार और उनके कार्य लिखना है। तो आपको पेज नंबर 136 और 137 पे मिल जाएगा। पहला और कृत्रिम उपग्रह क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कृत्रिम उपग्रह की हेडिंग यहाँ दी गई है। उसमें ये तीसरी लाइन देखिए, कोई मानव निर्मित यंत्र पृथ्वी के या किसी ग्रह के चारों ओर नियमित कक्षा में परिक्रमा करता है तो उसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ये कृत्रिम उपग्रह की परिभाषा हो गई। अब पूछा है कि कोई भी दो कृत्रिम उपग्रह का कार्य लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कुल 1 2 3 4 5 6 कृत्रिम उपग्रह दिए हैं और यहाँ पर उनके कार्य दिए गए हैं। तो इन 6 में से कोई भी दो जो आपको आसान लगते हैं, कोई भी दो उपग्रह का नाम और उनके कार्य आपको याद कर लेने हैं। ये पेज नंबर 137 पे आपको मिल जाएगा। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन 3 का छठवां सवाल, छठवां प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखना है, प्रकार लिखना है और दैनिक जीवन में कोई दो कार्बनिक यौगिक लिखने हैं जो दैनिक जीवन में उपयोगी हैं, काम आते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा सिंपल ये है कि जिन यौगिकों में केवल कार्बन और हाइड्रोजन या दो ही तत्व होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा पूछा हाइड्रोकार्बन के प्रकार, तो दो प्रकार हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर सी, दैनिक जीवन में ऐसे कौन से कार्बनिक यौगिक हैं जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं दैनिक जीवन में। तो ऐसे अनेक पदार्थ हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, खाने वाले पदार्थ, जो धागे हैं, कागज़ हैं, औषधियाँ हैं, लकड़ी है, ईंधन है, ये सब हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले कार्बनिक यौगिक हैं। यहाँ कोई दो पूछा है तो इसमें से कोई भी दो आप लिख दीजिए। दो से अधिक भी लिख देंगे तो कोई नुकसान नहीं है, मार्क्स आपको मिल जाएगा। फिर है क्वेश्चन 3 का 7वां। आकृति के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आकृति पेज 97 पे दी गई है। पेज 97 पे आकृति दी गई है। तो मैं आपको आकृति दिखा देता हूँ, कौन सी आकृति है वो। अच्छा, मैं यहाँ पे वो फ़ोटो अपलोड करना भूल गया हूँ। तो पेज 97 पे आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में वो आकृति देख लेना, वहाँ पर दी गई है। उस आकृति के आधार पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला, पानी के साथ क्रिया करने वाले धातु का नाम लिखना है। तो उस आकृति के अनुसार पोटेशियम और सोडियम, ये दो ऐसे धातु हैं जो पानी के साथ क्रिया करते हैं। ऐसे और भी धातु के नाम दिए हैं पर यहाँ पर कोई दो ही लिखना है, तो कोई दो लिखा मैंने। बी पूछा है मध्यम क्रियाशील धातुओं के नाम लिखो। तो मध्यम धातुओं के क्रियाशील धातुओं के नाम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम होगा। सी है सबसे अधिक क्रियाशील और सबसे कम क्रियाशील धातु का नाम। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम और सबसे कम क्रियाशील धातु है सोना। मैं आपको ये आकृति दिखा देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।